वालियो हो नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम भागा वालियो नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम। बंदा मकरी तोले तकड़ी हो बंदा मकरी तोले तकड़ी हाथ विच लकड़ी जपदा जावे मौला नाम नाम मौला नाम भागा वालियो नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम मौला नाम नाम मौला नाम नाम मौला नाम नाम। क्या बात है जनाब आपकी भाई, बहुत खूब, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आप आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। फुरकान बॉबी ने तो बड़ा अच्छा आगाज़ किया। वो भाई ये जो इतना खूबसूरत कलाम था, इसकी थोड़ी सी तारीख़ तो बताएं ज़रा, ये किन का गाया हुआ है, पढ़ा हुआ है और क्या है इसकी तारीख जो है वो बड़ी मज़ेदार है। हिस्ट्री इसकी ये है कि ये वो गाना है जिसने एक छोटे से बच्चे को दुनिया का नामवर गुलकार बना दिया। वो बच्चा था मोहम्मद रफ़ी। क्या मतलब? मोहम्मद रफ़ी साहब जब अपने बचपन में थे तो एक फ़कीर उनके यहाँ आया करते थे, फ़कीर बाबा। ओके। ये वो फ़कीर थे जो रियल फ़ुकरा वाले, जो फ़क्र वाले फ़कीर होते थे। तो वो ये गाया करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब उनके पीछे 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 उनको सुनने के लिए सिर्फ उनके पीछा करते रहते थे, पीछे जाया करते थे और फिर किसी वीरान जगह पर बैठ के इसकी खुद इसको गाकर इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। अच्छा। और आज वो कहाँ है? मैंने स्पेशली फ़कीर का इसलिए जिक्र किया कि एक वो फ़कीर थे, एक आज के फ़कीर हैं। नहीं अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ ये अनायत हुसैन भट्टी साहब ने भी ये पढ़ा कलाम। मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे ये तो पुरानी बात है, जब इंडिया पाकिस्तान एक थे। अच्छा। ये उस वक्त की बात है। लेकिन उसके बाद फिर इनायत हुसैन भट्टी साहब ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ये गाना दिया। ये गाना वहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही होगा। रफ़ी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इस गाने को फॉलो करते रहे। ओके। नहीं बाकी धुन बहुत अच्छी है और इसमें जो शायरी है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर आपकी ये बात है ना, जो एक फ़कीर बाबा आया करते थे, ये वाकई हम बचपन में ऐसा एक ट्रेंड हमने देखा है कि हर जुमेरात के जुमेरात वो कुछ ख़ास चेहरे होते थे जो आते थे, आके सदा लगाते थे और ये दुआ करते थे। और घरों में हम लोग जो है उन्हें आटा, खाना या पैसे वगैरह जो भी हैं वो हमने निकाल के रखे होते थे कि जुमेरात वाले दिन वो एक फ़कीर आएगा तो उसको ये देना। ये कोई वो उस वक्त वाकई एक ऐसे लगता था कि ये सही जो गदागर हैं ये वही लोग हैं जो आते हैं और इन लोगों का हम ही ने ख्याल रखना है और सारे जिम्मेदारी के साथ उनकी सारी जो नीड्स होती थी वो अपने अपनी हिम्मत के मुताबिक पूरी करते थे। मगर आज थोड़ा सा माहौल हमें अलग नज़र आता है। आज हम देखते हैं कि जैसे ही
कोई रमज़ान शुरू होता है, कोई इस तरह का कोई ईद वगैरह आने वाली होती है, या कोई कुछ जब पता चलता है कि कुछ एक बड़ा एक इवेंट आ रहा है, ख़ास तौर पे रमज़ान की बात कर रहा हूँ, तो सड़कें हमारी जहाँ हर सिग्नल पे एक बैगर होता है, वहाँ 4 से 6 हो जाते हैं, और ये पूरे शहर में इस तरह तादाद बढ़ जाती है, ऐसे लगता है जैसे ये सारे फ़कीरों का एक सैलाब आ चुका है। हमारा दीन हमें यह सिखाता है कि अगर कोई सवाली आता है तो उसे खाली हाथ मत भेजो, मगर इस वक्त की जो सूरत हाल है, इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं कि आप किन किन को आप देंगे, और उसके अलावा इस बात का तयन कैसे करेंगे कि ये सही है या ये जानबूझ के इसने एक फ़कीर का रूप धारा हो। जैसे कि मेरे एक अज़ीज़ के साथ ये कुछ दिन पहले ये वाक़या हुआ कि एक ख़ातून जो कि ज़ाहिरन कोई गदागर नहीं लग रही थी, वो उसने रिक्वेस्ट की कि मेरे घर में खाने को सामान नहीं है, कोई आटा और वो कुछ सामान वगैरह दिलवा दे। वो दोस्त ने उसे वो साथ ही एक स्टोर था, बड़ा स्टोर, अमूमन ऐसे बड़े स्टोर के बाहर ही या कहीं मार्केट वगैरह के बाहर ही ऐसे केसेस आपको नज़र आते हैं, तो उसने दिलवा दिया और घर चला गया। 1-2 घंटे बाद दोबारा उसका गुजर हुआ तो वो खातून वहीं पे दोबारा से वो एक राशन का और सब बंदोबस्त कर रही है। तो वो दुकानदार के पास गया कि अभी ये जो सारा मामला था वो यहाँ से लेके दिया है, तो वो क्या ये आप लोगों के पास वापस भी आते हैं? तो उन्होंने कहा आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ये हमारे पास नहीं आएंगे तो साथ कोई दूसरी शॉप वाले के पास चले जाएंगे, उनको सारा कुछ सेल करके वापस पैसे ले लेंगे। ये इसी तरह ये वो जाली दवाइयों की पर्चियाँ पकड़ के भीख मांग रहे होते हैं। आप ये देखें कि इन लोगों को बंदा इनकार भी करने से पहले एक खौफ सा आता है कि अगर ये सही हुआ तो। हम फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जिसमें ऐसे जो माजूर जो गदागर हमें नज़र आते हैं उनको उठाया जाता है तो उनकी टांगे वांगे भी ठीक होती हैं, सब एक ड्रामा क्रिएट किया होता है। आखिर ये इतनी बड़ी तादाद में फ़कीर आते कहाँ से? और अगर ये वाकई ऐसी सूरत हाल है तो हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए कि लोग मेहनत मजदूरी की बजाय वो भीख मांगने को तरजीह दे रहे हैं, और ये प्रोफेशन जो है इनको कौन सपोर्ट कर रहे हैं पीछे, जिसमें बड़े बड़े इदारे जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, सुनने में आता है, और इनको क्यों ख़त्म नहीं किया जा रहा। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आखिर हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। और ये भिखारी जो हैं ये सिर्फ वही नहीं है जो सड़कों पे इस तरह भीख मांग रहे हैं, और भी बहुत सारी इक़साम है भिखारियों की इस कौम में जो अभी उभरती जा रही हैं। तो ज़रा इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन और बड़ा एक अच्छा खासा इनका भी तजुर्बा है, इसी शहर में रह रही, इन्होंने भी सारा कुछ यहाँ पे देखा है ये भिखारियों की, और इनके साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात तो हुए होंगे, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। यास्मीन मिर्ज़ा हमारे साथ, अब आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे दूसरे मेहमान सोशल वर्कर हैं, JDC से इनका ताल्लुक़ है, ज़फ़र अब्बास साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं? आप करिए। बेहतरीन, ज़बरदस्त। और हमारे तीसरे मेहमान ये भी एक NGO जो है फलाही अदारा रन करते हैं, शफ़ाफ ट्रस्ट के नाम से, शुजात बरनी हमारे साथ, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भिखारियों की बात हो रही है, इन्होंने मेरे प्रोड्यूसर ने साथ ही कुछ मांगने को कह दिया आप लोगों से, इजाज़त मांगे इनसे ब्रेक ले लें एक ब्रेक के बाद आप दोस्तों से दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान जैसे ही आने वाला है और रमज़ान से पहले फ़कीरों का, गदागरों का और भिखारियों का एक सैलाब जितने बड़े शहर हैं उनकी तरफ आ जाता है। तरह इस हवाले से बात कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों होता है। मगर सबसे पहले तो मैं यास्मीन मिर्ज़ा साहिबा से ये पूछूंगा कि कभी आपके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ, जैसे मैंने कहा कि वो ये जो प्रोफेशनल बैगर्स आपको कभी मैंने एक खातून को रात को 1 बजे पेट्रोल पंप पे देखा था, अपने 2 बच्चों के साथ यूनिफॉर्म में थे दोनों, और वो उसकी फ़ीस चालान लेके खड़ी हुई थी कि फ़ीस पे करनी है। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना, हाँ, मैंने उसको 500 दे दिए। तो मेरे घर करीब ही था, मैं जब घर गई हूँ तो घर से मतलब गेट से ही मैं वापस गाड़ी मोड़ के आई। मेरा इतना दिल ख़राब हो रहा था बच्चों को इतनी रात को देखकर कि मेरे पास जितने पैसे थे मैंने वो सारे उसको दे दिए कि ना तुम जो है वो बच्चों, क्योंकि बच्चे इतनी रात को जाग रहे हैं बेचारे, नींद में खड़े हैं माँ के साथ, और मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे मैंने उसको दोबारा देखा। तो फिर ये नहीं दिल किया कि किसी तरह मैं इससे पैसे अपने वापस ले लूँ? नहीं, बस मैंने इसको इग्नोर किया। मैंने सोचा कि शायद ये हमारी भी गलतियां हैं कि हम जो है वो पहचान नहीं रखते ऐसे लोगों की, या हम लोगों की वजह से शय मिलती है उनको। फिर वही बात आपकी बारी की खुदा खौफी जो है वो आ जाती है सामने। हाँ, कि अगर आपको अल्लाह ने देने वाला हाथ बनाया है तो आप जो है उसको, अल्लाह की वो करम को जो है उसको सही तरीके से इस्तेमाल भी करें। लेकिन धोखा तो होता है बिल्कुल। स्पेशली फ़हीम, जो आजकल रमज़ान के अलावा भी जो सिग्नल्स पे आजकल ये वाइपर के साथ जो एक फौज खड़ी होती है ना, ये इनसे बड़े तंग, और उन्होंने सरफ वाले पानी की वो बॉटल्स पकड़ी होती हैं, वो एक फायर की तरह बाकायदा पानी जो है ना वो गाड़ी को ब्रेक लगाई है, ठक वाइपर सामने, वाइपर भी आ जाएगा, पानी में आ जाएगा। आप जितना मर्जी रोकते हैं। अच्छा, आप इस तरफ देख रहे होते हैं, इधर से टेंशन होते हैं कि अटेंटिव होते हैं बिल्कुल कि यहाँ से कोई हमला होने वाला है, वो इतनी देर में इधर से हमला हो जाता है। जफर साहब, आप बताएं, आपके साथ भी कोई ना, ये तो फलाही कामों में तो अब आप हिस्सा ले रहे हैं, मगर इससे पहले जब आप एक स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे होंगे या एक आम शहरी वाली जब ज़िंदगी गुजार रहे थे, तब कोई वाक़यात हुए? कोई नहीं, वाक़यात तो ये मुसलसल चल रहे होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही की बात है, मैं इसके बाद की बात कर रहा हूँ। एक साहब, हमारा दस्तरखान है नुमाइश चौरंगी पे, बिल्कुल कायद आज़म मज़ार के सामने। तो मुझे वहाँ से मालूम है एक बहुत अच्छे हुलिये वाले साहब हैं, वो रोज़ाना आके वहाँ खाना भी खा रहे हैं तीनों टाइम और सो भी वहीं रहे हैं रात में। तो हम गए वहाँ जाके, हमने उनसे अगले दिन बात की कि हम आपको अपने ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ खाना पीना, इलाज माजा सब कुछ, बड़ी अच्छी ज़िंदगी है, आपको कहीं आना जाना है, आप आ जा भी सकते हैं, कोई रोके टोकेगा भी नहीं आपको। तो उनको वहाँ एडमिट कराया ले आके बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ, वो गए, उन्होंने देखा माहौल अच्छा। अगले दिन के 4 जवान बेटे आ गए उनको लेने के लिए। मतलब पूरा सिस्टम है कि बच्चों ने बाप को रोड पे बैठाया हुआ है कि आप यहाँ बैठे हैं और जो गाड़ी आए, कोई चीज़ आए, खड़े हों, अपना हुलिया दिखाएं, बड़ी अच्छी चीज़। अच्छा, बहुत सारे लोगों के हाथ में पेन का डब्बा होता है, वो एक पेन दिखाएंगे आपको, बेटा बस ये ख़रीद लो, मेरे घर में रोशनी आ जाएगी, या मतलब एक सिस्टम है पूरा। और जहाँ तक रह गई बात इस फ़कीर माफिया की, तो आप जैसे ही कराची छोड़ रहे होते हैं टूल प्लाजा पे, तो जब आप उस टूल प्लाजा पे पैसे दे के आगे बढ़ते हैं तो बीच में एक व्हील चेयर पर आदमी बैठा होता है जिसके चारों हाथ पाँव टूटे हुए होते हैं। वो आदमी वहाँ कैसे पहुँच रहा है? जब आप कोरंगी आते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, तो कॉजवे के बीच में एक लड़का बैठा होता है, इसके चारों हाथ पांव टूटे हुए हैं और व्हीलचेयर पे वो लटका हुआ पड़ा होता है। तो पूरी एक माफिया है, इसके पीछे लोग हैं, उनकी गाड़ियाँ चलती हैं सुबह 6 बजे हाई रूफ, उसके अंदर भरे हुए होते हैं फ़कीर, उनकी चीज़ें हैं, उनकी बैसाखियाँ, उनकी व्हीलचेयर। एक फ़कीर अगर एक दिन की आमदनी दे रहा है 5 से 6 हज़ार रुपये, इस किस्म का फ़कीर जिसके हाथ पाँव टूटे हैं, मुँह से राल गिर रही है, तो वो इसका मतलब 1.5 लाख रुपये महीना दे रहा है। तो ऐसे लोग तो ढूंढ रहे होते हैं, ऐसी इदारे हैं, बाकायदा कंपनियां ऐसी जो इस किस्म के लोगों को जमा करते हैं माशरे से। किसी घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, उसको ले लेते हैं, उनको पता है कि ये बच्चा महीने का 1.5 लाख रुपए देगा, 2 लाख रुपए देगा, साल का 15 लाख रुपए देगा। तो ये पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है, और ये सिस्टम सिर्फ सिग्नल की हद तक नहीं है। उन्हीं सिग्नल्स पे जो भी पोल लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी एनजीओज भी आपको नजर आएंगी। यतीम बच्चे, माजूर बच्चों को उठा के चूम रहे हैं, वो तस्वीर लगी हुई है, उसके नाम पे पैसा दीजिए आप। तो पूरा एक माफिया है, ये पूरा एक सिस्टम है, और लोगों के दिल बहुत सख्त हो चुके हैं। अच्छा, हम तो फॉलो इस चीज़ को करते हैं कि जो हदीस है कि अगर कोई खुदा के नाम पे आपके आगे हाथ फैला रहा है तो ये आपका मसला नहीं है, आप जो भी उसको कुछ ना कुछ दे दो, तो बस सही आप इसको दें, बाकी खुदा का और उसका मसला। लेकिन ओवरऑल रियासत की जिम्मेदारी है कि आया ये ब्लैकमेलिंग के इंसान परेशान हाल है, या इंसान अगर शहर छोड़ रहा है तो लाजमी बात है उसने सदका खैरात देना है। तो एक पूरी सिस्टम है कि एक मखसूस फ़कीर ही आपको मिलेगा सुबह 6 से रात 9 तक। वहाँ कोई और फ़कीर आएगा तो उसको 20 आदमी मारने आ जाएंगे। अपनी टेरिटरी है इनकी। आप सिग्नल पर फ़कीर को हटाएं, ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाएगा, आपको बोलेगा आपने हटाया कैसे इसको। यानी कि उस ट्रैफिक पुलिस वाले का भी हिस्सा है उसके अंदर कि वहाँ जो 7 फ़कीर या 6 फ़कीर हैं, या वहाँ पर जो ट्रांसजेंडर खड़े हुए हैं, वो पूरा एक सिस्टम है, जगह बिकती है। तो पूरा माफिया है, और आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा के देख लें। आप बहादुराबाद चौरंगी पे चले जाइए, जैसे ही आप जाएंगे बहुत अच्छे कपड़ों में बच्चे आ जाएंगे आपके पास, अंकल हम हर साल अफ्तार कराते हैं बहादुराबाद चौरंगी पे, 9 डिब्बे कम पड़ रहे हैं अफ्तार के। ये मेरा सामने वाला बंगला है, और ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है।
वो बच्चों की किटिंग, उनकी शक्ल, सूरत, उनके हाथ में किताब, उनके हाथ में मोबाइल, आप यकीन करेंगे मेरे पापा चाहें तो 30 दिन का पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम दोस्त मिलकर करते हैं, अंकल ये एक डब्बा 300 रुपए का, 9 डब्बे कम पड़ रहे हैं। आप फौरन कहेंगे यार इतनी अच्छे काम का, आपने 2700 रुपए निकाले उनको दे दिया, अगले दिन फिर देख लें आप वो बच्चा वही सेम स्टोरी, और जो गाड़ी रुक रही है उस पर जा रहे हैं, हंसते हुए तीनों बच्चे, हाँ अंकल हम ये अफ्तारी करते हैं, आप हमारे साथ दें। उनके दिमाग में है जाना किस गाड़ी पर है। अच्छा फिर कुछ लोगों का म्यार होता है कि यार ये सही अच्छी फैमिलीज के बच्चे हैं, चलो इनको सपोर्ट, लेकिन हर तरीके से लोगों को ज़हनी तौर पे अपने उसमें घेर के और उसके बाद उनसे पैसे निकलवाए। बिल्कुल वही वाली बात है, गाड़ी के ऊपर आगे वाइपर मारती है औरत, उसके बाद वो आप लाख हॉर्न मारते रहें, लेकिन वो आपका शीशा साफ करेगी, उसको पता है सिग्नल खुल जाएगा, अगली गाड़ी पे जाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो वो इतना ज़हनी तौर पर आपको दबाव का शिकार बना देगी कि आपके दिमाग में आ जाएगा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ कोई मुश्किल ना आ जाए, घर जा रहा हूँ, बच्चे बीमार ना मिल जाए, इसका पैसा इसको दे दूँ। अब आप वॉलेट खोलें, 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, नहीं है तो 100 आपने देने हैं उसको, ज़हनी तौर पे आपको कर्ब का शिकार कर रहे हैं, अजियत। तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसके 10-20 रुपए तो आजकल पसंद भी नहीं आते उनको। नहीं लेते भी नहीं, वो उल्टा और पीछे एक वाइपर मार के चले जाते हैं। हमें तो खाना चाहिए, हमें तो घर का राशन लेके जाना है, माफ करो साहब, किसी और से ले लो भाई। भाई राशन की लिस्टों के अंदर आप पढ़ लें, वो तो सिर्फ केचप की 8 बोतलें लिख के भेज रहे हैं। अगर किसी गरीब को आप बोलने सिग्नल पे कि लाओ भाई राशन दिला देता हूँ, तो वो दुकान पे जाके वो बदतमीजी करते हैं आपके साथ, आप सोच होगी। अच्छा आप लोगों को तो डायरेक्टली वास्ता पड़ता है ना, तो रोजाना की बुनियाद पे डील कर रहे हैं सारा साल, कि आप बदतमीजी के लेवल देखें आप परेशान हो जाएंगे। और जो जिस किस्म के हालात हैं इसमें कोई दो राय नहीं। इस वक्त जो मिडिल क्लास तबका है वो दिन में 2 वक्त का खाना खा रहे हैं, वही इस वक्त फकीर हो चुका है कि आप किसी गरीब की तरफ क्या देखेंगे। जी हाँ, जी जो भी बी कैटेगरी थी अब वो पाकिस्तान में सी कैटेगरी काउंट होती है, और मैं नहीं मानता कि कोई बी कैटेगरी मिडिल क्लास 3 वक्त का खाना खा रहा है। बहुत बुरे हालात में लोग जी रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कह रहे हैं ना सिग्नल पे ये खड़े होते हैं जो 1.5 लाख रुपए, ये बिल्कुल फैक्ट है, 1.5 लाख रुपए इनकी महीने की आमदन होती है। आप ये देखें कि अगर 2 मिनट में, हर 2 मिनट में एक सिग्नल जो है वो बंद हो, ठीक है, तो 1 घंटे में 30 दफ़ा सिग्नल बंद हुआ, हर दफ़ा आपको ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 10 रुपये आपको इस पूरी लॉट से मिले, तो 1 घंटे में 300 रुपये हो गए। और ये भी 8 घंटे के मुलाजिम नहीं होते हैं, ये कोई 12 से लेके 15 घंटे तक वहाँ पे मौजूद होते हैं। 10 रुपये तो एक नॉर्मल आदमी दे रहा है। मैं परेशान हूँ, मेरी वालदा अस्पताल में, मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ, तो मैं भी 10 रुपये दूंगा। या मेरे मुझे कोई गलत खबर आ गई, बुरी खबर आ गई, या मैं ऑफिस से परेशान। वर्स्ट सिनेरियो केस की बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ 10 रुपये भी वो 2 मिनट में कमाए ना, तो आपके महीने के ये 10 घंटे काम करें तो इनका 90,000 रुपये सीधा सीधा ये बनता है। तो आप बाकी हिसाब लगाएं, जो लोग सदका खैरात और सारा कुछ देते हैं, ये तो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना जो कमाता है, आप 2 लाख रुपए महीना घर के एक बंदे की कमाई है, ये उसको सदका दे रहे हैं। 2 लाख रुपए घर के एक बंदे की कमाई है। अम्मा अलग मांग रही हैं, अब्बा अलग मांग रहे हैं, दादा अलग मांग रही हैं, और जो जितना बूढ़ा हो रहा है उसकी आमदनी उतनी बढ़ रही है। हाँ। जिसके जिस्म में खुदा न खास्ता कोई ऐब है या डाल दिया गया है, उसकी आमदनी और ज्यादा है। औरत अपने बच्चे के सर के ऊपर वो जलने वाली दवाई जो होती है वो लगाकर और पट्टी बांध के लेके सिग्नल पे खड़ी हुई, मेरा बच्चा पूरा जल गया है। हर सिग्नल पे आप पट्टी खोल लेना, बच्चा एकदम। बिल्कुल, ये आज हम जो बात कर रहे हैं ना, इसका मकसद सिर्फ यही है कि हमें कुछ अंदाजा होना चाहिए कि हम अल्लाह की राह में अगर पैसे दे रहे हैं, अगर कुछ खर्च कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी सी हमें खुद तफ्तीश भी करनी चाहिए कि कौन बंदा सही है और कौन गलत है। एक खरबूजा लेना होता है ना, तो पूरी रेडी सूंघ लेते हैं हम लोग, मीठा है कि नहीं मीठा। और अल्लाह की राह में पैसे देने हो ना हमने, तो वो हमें समझ जो बंदा मिल गया जनाब उसे दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं ज़रा शुजात साहब से बात करूँगा इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज बात कर रहे हैं रमज़ान की आमद और पेशावर गदागर, ये हमारा मौजू है। शुजात बरनी साहब, आप एक फ़लाही इदारे के लिए काम करते हैं, बल्कि फ़लाही काम करते हैं, तो वास्ता पड़ता है आपका रमज़ान में ख़ास तौर पे लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो इस चीज़ की डिमांड कर रही होती है कि आप हमें राशन दें। ये जितने भी जो लोग हमें नज़र आते हैं, ऐसे जो गरीब लोग नज़र आते हैं, तो इनमें एक प्रोफेशनल्स की, एक जो प्रोफेशनल बेगर्स जो हैं, इन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद घुस जाती है। तयन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है, कौन जो है वो पेशावर है, किसकी मदद की जाए, किसकी मदद ना की जाए, या हो सकता है इनकी मदद करने से जो असल में मुस्तहिक लोग हैं वो रह जाएं। तो किस तरह तयन करते हैं आप लोग, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, बात कुछ यूँ है कि इस वक्त कराची जो है हमारी सोने की एक मुर्गी है, और ये हर महीने
सोने का अंडा देती है। और कराची को खाने के लिए, कराची को काटने के लिए 1000 ऐसी शक्लें हैं जो छुरी की शक्ल में पाई जाती हैं। अब बात यह है कि इस वक्त कराची को खाया तो जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उस परवरदिगार का एहसान है कि कराची हमेशा उसी तरीके से जगमगाता है। जिंदा मुर्गी के लेग पीस निकाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा वो कराची जगमगाता है हर रोज़ माशाल्लाह। तो बात यह है कि इस वक्त छानबीन अगर देखी जाए, करी जाए, तो इस वक्त जो लोग हैं आंसू बहाकर, कपड़े फाड़कर या अच्छे कपड़े पहनकर जो है वो आवाम को या सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोगों ने भी, जाहिर सी बात है, हम जब एक काम कर रहे हैं, सालों से काम करते आ रहे हैं और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त जो है वो लुक आउट कर रही होती हैं कि किसको क्या देना चाहिए और किसको क्या नहीं देना चाहिए। 2014 का मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ कि 12 बंदों पर मुश्तमिल एक टीम हमने एक प्लान किया था कि जो इस वक्त कराची के अंदर जो फ़कीर हजरात हैं या जो फ़कीर लोग हैं, इनको थोड़ा सा देखा जाए कि आया कि ये क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, उनके बैकग्राउंड क्या है, आया कि वो वाकई फ़कीर हैं या वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं या कुछ ऐसे मामला हैं कि उन्होंने अपने आप को जो है इसका रोज़मर्रा का ज़रिया बना लिया है पैसों का। 2014 की बात बता रहा हूँ आपको मैं, 5 सितंबर मुझे अच्छी तरीके से याद है। हम किमाड़ी पर जब चढ़े तो किमाड़ी पर जो साइड से पूरा एक फुटपाथ है, तो वहाँ पर हमने थोड़ा सा स्टार्ट करा, चेक करा। हमने कहा उनको कि हमारे पास एक जगह है, आप लोग वहाँ चलें, हम आपको इलाज भी करवाएंगे, आपकी जो परेशानी है हम आपको 2 वक्त का खाना भी देंगे। 2014 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, हमने उनको ये बताया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एग्री हुए, अरे बिल्कुल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमने एक सुजुकी की रखी हुई थी अपने साथ, हमने सुजुकी में डाला, हमने 7 बंदों को जमा किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पास हम लोग जो है सुबह से लेकर शाम, हम जब पहुँचे मेन करीमाबाद पर, अपना सामान जब उन लोगों को बिठाया वहाँ पर, हमने उनको थोड़ा सा इंट्रो लिया, तमाम चीज़ें उनकी जब हमने लिखत पढ़त करी, क्योंकि हम एक चीज़ मार्केट से, मतलब रोड से उठा के लेकर आए थे ना, खुदा ना खासा कल को हम पर FIR भी लॉन्च हो सकती थी। तो हमने तमाम चीज़ें जो है हमने मुतल्लिका SSP को तमाम चीज़ें लिखी कि भाई हम इस तरीके से एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं फ़कीरों के ख़िलाफ़। क्यों? क्योंकि जो हकदार है उसको हक नहीं मिल पा रहा और जिसको चाहिए उसको, जो जिसको नहीं चाहिए उसको मिल पा रहा है। ठीक है, तो बहरहाल हम उनको वहाँ पे लेकर आए। 7 दिन तक हमने वहाँ पर उनको रखा, 7 दिन तक। 8वें दिन जैसे ही हुआ वहाँ पर वो लोग, हम जब सुबह आए तो उन्होंने कहा भाई हमें फलाना जाना है, ढिमकाना जाना है। चलो, हमने कहा चलो जाओ, तुम लोग घर जाना है जाओ। हमने 7 बंदों को तो पीछा नहीं करा, लेकिन 3 बंदों का ज़रूर पीछे करा। एक तो मैं खुद था, 2 मेरे मेम्बर्स थे। जब जाकर देखा है तो खुदा की कसम, सरजानी टाउन के अंदर उसका खूबसूरत सा घर बना हुआ, सब कुछ वेल सेटल, तमाम चीज़ें। और जब मैंने उनको रोका, मैंने बोला यार तुम तो फ़कीर थे, तुम तो भीख मांग रहे थे, ये तुमने क्या हरकत करी है? अब भी तुम लोगों के ऊपर FIR लॉन्च करते हैं, फलाना करते हैं। तो यकीन नहीं करेंगे कि हम सरजानी थाने जाने वाले थे, कितने में हमारे पास कॉल आ गई कि भाई आप किस बंदे को लेकर आए हो। अच्छा, हमने नया वर्क स्टार्ट करा था, हमें भी डर, हम कोई वज़ीर आज़म की, तो सर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कॉल आ गई हमारे पास कि सर बड़े बाअसर लोग हैं इस वक्त जो इनके पीछे हैं। और जैसे जफर भाई ने कहा कि सरकारी इदारों से, सर मैं नहीं नाम लेना चाहूँगा, माजरत के साथ, नहीं, इदारे का नाम, इदारे भी नहीं लेना चाहूँगा मैं, क्योंकि इदारे भी इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट इदारे भी इन्वॉल्व हैं, सियासी जमातें भी इन्वॉल्व हैं, समझ रहे। जैसे जफर भाई ने कहा कि एक दिन, एक महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए जफर भाई जब एक बंदा कमा रहा है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा दिमाग और लगाया जाए, थोड़ा क्रिमिनल माइंड और लगाया जाए तो करोड़ों रुपए कराची खैरात ज़कात देता है। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि कराची को, हकदार को नहीं मिल रहा वो ज़कात और खैरात। वो मिडिल क्लास, वाइट कॉलर मरते पे मरता जा रहा है, भूख की हालत में तबाह होता जा रहा है हमारा माशरा। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे जफर भाई ने कहा कि खत्म होते जा रहे हैं, वो तो बोलने के लायक ही नहीं है ना वो जफर भाई, वो तो बोलने के लायक ही नहीं है, वो किसके पास जाके बोलेंगे। और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, में नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो इतनी छानबीन करते हैं, इतनी छानबीन करते हैं कि मतलब बराबर वाला दरवाजा खटखटा के बोला जाता है कि आपके पड़ोसी के घर पे आटा नहीं है, आप इस चीज को आप एक्सेप्ट करोगे। मतलब मैं ये समझता हूं कि अगर ये जानकारी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऊपर रखकर सोचें जरा सा कि खुदारा उनकी भी एक इज्जत है, उनका भी एक मयार है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाकर बंदा राशन की अपील कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसको अपनी नज़र से देखा जाए,
पीठ पीछे जाकर सही है, चेक किया जाए, मोहब्बताना तरीके से चेक किया जाए, ना कि उसकी इज्जत की जो है पामाल की जाए उसकी इज्जत। आप सही फरमा रहे हैं इस हवाले से कि जितने भी अभी रमज़ान के हवाले से खसूसी नशरियात शुरू हो जाएंगी सारे चैनल्स की, वहाँ पे आवाम को बुलाया जाएगा। वो ठीक है, जो एक तो जो होते हैं वो जो देखने वाले जो मेहमान होते हैं, जो आए होते हैं, जो गेस्ट, जो जिन्हें आप कहें या ऑडियंस कहें आप उन्हें, उन हर प्रोग्राम में किसी एक गरीब फैमिली को लाया जाता है। ये पैटर्न है किसी भी बिल्कुल सही। खसूसी नशरियात का, एक गरीब फैमिली को जिसमें कोई बहुत ही मजबूर कोई एक फैमिली ढूंढ के लाई जाती है, जिनके कोई बाप नहीं होता है, शौहर नहीं होता, या भाई नहीं होते, या वो ख़वातीन खुद जो है वो काम करती हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारे हो रहे होते हैं, तो उनको सबके सामने ला के एक पैकेट दिया जाता है, ये राशन के पैकेट, ये फलाना पैकेट, ये फलाना पैकेट। दिखने में 3-4 इतने पैकेट जो नज़र आ रहे होते हैं, वो बमुश्किल उसमें कोई 2-2.5 हज़ार रुपए का सामान बिल्कुल होता सही कह रहे है, हैं। और आपने उस 2-2.5 हज़ार रुपए के सामान को देने के लिए वो उसमें कोई खैरात नहीं की, आपने अपने उस फूड कंपनी की पहले प्रमोशन कर दिया आपने, उसके अलावा टीवी पे ला के उन सबको सारी दुनिया के सामने दिखा दिया उन लोगों को, और फिर आपने कहा कि वाह क्या कमाल हो गया। तो कम से कम हमें खुद अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो खैर के लिए, जो फलाह के लिए काम होता है, वो इस तरह पोस्टर लगा लगा के काम नहीं होता है, वो खामोशी से काम होते हैं, एक हाथ से दिया जाता है, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। तो ये सारे मामलात। एक ब्रेक का वक्त फिर से आ चुका है। माजरत यास्मीन साहिबा, आपसे ये ख़ास तौर पे पूछूंगा मैं कि ये जो बच्चे सिग्नल्स पे फूल और पेन वगैरह बेच रहे होते हैं, टिश्यूज़ बेच रहे होते हैं, ये गदागरी की आड़ में, क्या इनसे ख़रीदो फरोख्त करनी चाहिए या वैसे पैसे दे देने चाहिए? इधर इस हवाले से बात करते हैं। अब मेरे मेहमानों की क्या राय है? कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। रमज़ान और पेशावर गदागर, ये हमारा आज का मौजू है, और इसी हवाले से अपने मेहमानों से बात कर रहे हैं। मेहमानों में हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन मिर्ज़ा साहिबा, ज़फ़र अब्बास साहब और शुजात बरनी साहब। यास्मीन मिर्ज़ा साहिबा, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने बताया, मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो बच्चे, सबसे पहली बात, एक तो मेहनत कर रहे होते हैं, ये चाइल्ड लेबर में आता है सारा कुछ, इनके बारे में आपकी क्या राय है? फिर नंबर 2, अगर बच्चे जो हैं वो पेन वगैरह, अपना टिशू और इस तरह की चीज़ें जब सेल कर रहे होते हैं, फूल बेच रहे होते हैं, तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि नहीं रख लो, ठीक है, ये लो, ये वैसे ही पैसे ले लो। तो क्या ये हमारा रवैया ठीक है उन बच्चों के लिए जिनको हम कह रहे हैं कि मेहनत करना जो है, तो चीज़ बेचने से पैसे नहीं मिलेंगे, वैसे जो है ना भीख मांग लो वो ज़्यादा अच्छा है? ज़रा इस बारे में बताइए। ये आप वैसे सही कह रहे हो। मेरी मुझे भी थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन होती है कि मैं उसको पैसे दे रही हूँ तो उसके मेहनत जो वो कर रहा है, तो ज़ाहिर है उसको आसान आमदनी की आदत पड़ जाएगी, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं। लेकिन हम ज़्यादातर लोग इसीलिए उनकी हेल्प के लिहाज से करते हैं कि चलो उनकी चीज़ भी बिक जाएगी, उससे तो उसको मिलेगा ही पैसे, चलो एक्स्ट्रा जो है हम उनको दे देते हैं। लेकिन मसला ये कि ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे नहीं रहते। वहीं बड़ी हैरानी और ताज्जुब की सड़क बात पे है गुजार ले तो कैसे बचा रहेगा? ये इतने इनके दिमाग इतने शातिर हो चुके होते हैं, मतलब बड़ी माजरत के साथ कि छोटी मासूमियत इनसे छीन ली जाती है। और जो है, मैंने कई दफ़ा नोटिस किया, अगर आप किसी बच्चे को मना करें किसी भी काम से, जैसे वो वाइपर ही लेके आए, तो वो बाकायदा आपको शक्ल जो है वो बनाकर या चढ़ाकर जो है वो शक्ल जाएगा, और जिसे आप अजीब सी इरिटेशन महसूस करेंगे। फिर मैंने एक दफ़ा एक नॉर्वेजियन, मैं उसकी वो जो ओस्लो टाइम्स के, मैं उनकी साथ थोड़ा सा काम करते रही हूँ, उन्होंने यहाँ पर कराची में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि कराची के जो ये वाले बच्चे हैं, इनके लिए एक स्कूल जो है वो बनाया जाए, जो ये वाले बच्चे पढ़ें, स्ट्रीट चिल्ड्रन। मतलब थोड़ी सी अजी है, कुछ स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए कुछ स्कूल काम कर रहे हैं, मैं जानता हूं कुछ एनजीओज को भी जो काम कर रहे हैं, काम करना चाह रहे थे। लेकिन मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर वर्किंग जब की तो मुझे पता चला कि ये इतने मुश्किल बच्चे हैं और ये इतने पेशावर हैं, आप इनको उस जगह से नहीं हटा सकते। ना इनके माँ बाप को आप ये लालच दे सकते हैं कि इनका अच्छा मुस्तकबिल इनका मुंतज़िर है, उनको वो मुस्तकबिल नहीं चाहिए
चाहिए बच्चों का, उनको सिर्फ रोज़ के रोज़ पैसे चाहिए। अच्छा, बच्चे भी 8-8 10-10 इसलिए पैदा करते हैं कि ये जितने बच्चे उतना पैसा लेके आएंगे। हाँ, और मतलब हर माँ को भी मतलब वो एक बच्चे को बच्चा पैदा जो है करने का ना वो मकसद गोद ये में होता है चाहिए कि वो होगा। कमाऊ जो है ना वो घर में आ गया है, हाँ। और वो जो है वो पैसा, और नवाइजदा बच्चे जो बिल्कुल दूध पीते बच्चे होते हैं उनके नाम पे ये लोग लूटते हैं, उनको सुलाया होता है, पता नहीं क्या कोई नशा वगैरह दिया होता है शायद, ये तो बेहतर हमारे बाकी मेहमान जो है वो बता सकते हैं। राना आसिफ साहब हमारे साथ हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए बहुत काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और हमें फ़ख्र है कि ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जो कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बड़ी दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। सर ये रमज़ान जब आने लगता है तो ये एक भिखारियों का एक सैलाब आ जाता है, ये कहाँ से आते हैं ये लोग? क्या वाकई इतने मजबूर होते हैं, रमज़ान की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं और ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं? असल में देखें, ये भिखारियों का जो सिस्टम है ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें आप देखें बड़े अगर पाकिस्तान में बेरोजगार होंगे तो फिर छोटे बच्चों को सिंपैथी को इन्वॉल्व किया जाएगा और बच्चों के तहत लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो सबसे बड़ी तादाद जो कराची वगैरह आती है तो सदर्न पंजाब से आती है, क्योंकि वहाँ आप कोई डेवलपमेंट नहीं की, 900 अरब रुपए 10 साल में लाहौर में आपने खर्च कर दिए, बाकी जो महरूमी थी उसकी सदर्न पंजाब की अभी तक दूर नहीं हुई जो भी हुकूमत आई। नहीं तो सर ये पूरा साल क्या करते हैं ये लोग? ये पूरा साल देखें, या तो ये मज़ारों की तरह काम करते हैं या वो अपने लोकल इलाकों में भीख मांगते हैं, लेकिन जब साल का एंड आता है उनको पता है यहाँ पे खैरात देने वाले, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो फयाजी करने वाला शहर है वो कराची शहर है, और यहाँ पे आप देखें लोगों में खैरात का रुझान भी है, और वो रमज़ान में ही सबसे ज़्यादा आ जाता है क्योंकि ज़कात और जो फितरे का जो कॉन्सेप्ट है वो रमज़ान ही के महीने में होता है। जी 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 जी। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये लोग अपने रिश्तेदारों के करीब, अपने लोगों के करीब घर ले लेते हैं, और कराची के फुटपाथों पे, कराची के आप देखें जहाँ जहाँ पे अफ्तार कराई जाती है वहाँ पर, या जहाँ जहाँ कपड़े या कोई चीज़ें बांटी जाती हैं वहाँ पर ये लोग आके बसेरा कर लेते हैं। और इसी दौरान जो सबसे अहम चीज़ देखने वाली है कि वो हमें पेरेंट्स को चाइल्ड प्रोटेक्शन की गाइडलाइन बताने की जरूरत है कि आपके जो पीक आवर हैं, जो अफ्तार का टाइम है, बच्चे वहाँ से किडनैप हो, मिसिंग हो, तो आप उन पे भी जरा नज़र को और ज़्यादा रखें, और ख़ासतौर पे इन बैगर्स को जब भी आप भीख दें तो इससे मद्देनजर रखें कि आपकी कोई नेक करने वाली नेकी आपको किसी जान के या किसी चीज़ के रिस्क में नहीं डाल सकती। नेकी ज़रूर करें लेकिन अपनी भी हिफाजत करें, अपने घर वालों की भी हिफाजत करें, और कोशिश करें कि इस तरह का काम करें कि जिससे आप इनको भीख से निकाल के हम जैसे बीइंग ऑर्गेनाइजेशन तो हम इनको एजुकेशन की तरफ लेके आते हैं ताकि बैग खत्म हो। अच्छा राना साहब, एक चीज़ और बताइए कि कहा जाता है कि ये एक माफिया है पूरा और इसके पीछे बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े चेहरे इसमें मुलव्वस होते हैं, क्या ये बात सच है? बिल्कुल, अगर इसको उस हद तक कहा जाए कि पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट के लोगों का इसमें कमीशन पैसा, उस हद तक तो कहा जा सकता है, लेकिन हमने जब स्टडीज की तो मालूम हुआ कि 60% से ज्यादा फैमिली रिलेटिव्स ही, फैमिली के लोग ही इनसे भीख मंगवा रहे होते हैं, और वही पैसा उन्हीं को दे रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारों को दे रहे होते हैं या किसी न किसी को दे रहे होते हैं। तो ये माफिया का वर्ड तो खैर मैं समझता हूँ नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन हम कहते हैं एक क्रिमिनल एलिमेंट है जो इनको फैसिलिटेट कर रहा होता है, जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट इनके साथ जुड़े हैं कि इन्हीं की आड़ में वो ड्रग्स भी बेच रहे होते हैं, इन्हीं की आड़ में वो रैकी भी कर रहे होते हैं। अच्छा, तो वो एलिमेंट जरूर है, मगर इस तरह कहना कि एक बहुत बड़ा कोई इंटरनेशनल माफिया आके पाकिस्तान में भीख मंगवा रहा है तो वो नहीं, ये कहना गलत है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया राना साहब। अच्छा जी, तो जनाब ये जो बताइए इन्होंने सूरत हाल कि ये भीख मांगने की आड़ में पीछे क्राइम जो है ये भी हो रहा होता है, तो ये यास्मीन साहिबा की बात तो ठीक है कि ये जो बच्चे होते हैं ये बच्चे सिर्फ दिखने में होते हैं, उम्र के हिसाब से जरूर होते होंगे, जहनी तौर पे ये बड़े एक मैंने आपको बताया, देखिए पूरा एक सिस्टम है। वो जो आपने बोला ना कि लोग सामान बेच रहे होते हैं, टिश्यू, ये भी भीख मांगने की एक कैटेगरी है, क्योंकि अब पैसे ज़्यादा आ चुके हैं, एक ऐसी आबादी में शिफ्ट हो चुके हैं जहाँ लोग टीवी देख रहे हैं, लोग सड़कों पे गुजर रहे हैं, गाड़ी वाले मोहल्ले वाले बाइक पे गुजर रहे हैं, तो अब वो बोलेंगे आप भीख मांग रहे हैं भाई, तो उनको सिर्फ दिखाने की नहीं, भीख नहीं मांगते भाई, हम तो चीज़ें बेच रहे हैं रोडों पे, तो ये वो कैटेगरी है। सही। अच्छा, दूसरी बात जहाँ तक हो रही थी, हमने देखा 2015 में खारदर में खैरात बट रही थी, घर से राशन बट रहा था, भगदड़ मच गई, 40 लोग मर गए। हमने 2016 में प्लान किया कि हम क्यों ना रमज़ान से 2 दिन पहले एक ऐसा इवेंट कराएं जिसके अंदर 1.5 से 2 लाख लोगों को इज्जत के साथ एक्सपो सेंटर में बुला के, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे दीगर कंपनीज की लिए लाइफ स्टाइल और एग्जीबिशंस होती हैं, वो आएँ, अपनी मर्जी का राशन जितना चाहिए महीने का लें, टीवी, फ्रिज, अलमारी मुफ्त में। हमने इसकी कैंपेन रन की, हमने जंग अखबार में पूरे पेज के ऐड दी कि जिसके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, टीवी, फ्रिज, अलमारी, माइक्रोवेव, शेरवानी, गरारा, शरारा, जो भी एक्सपायर्ड वो हमें दे दो,
राशन हम खुद परचेज कर रहे हैं। हमने तकरीबन 14 से 15 करोड़ रुपए का राशन, उसके अंदर हमारे पास माशाल्लाह। सुफा यूनिवर्सिटी थी, IBA थी, बहरिया थी, कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से इनके वॉलंटियर्स की एक बहुत बड़ी तादाद, और एक्सपो को वैसे ही सजाया जैसे किसी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में ज़मीन पे कारपेट, पूरे एक्सपो में बैकअप पे जनरेटर, पूरा AC जनरेटर पे सारे काउंटर। अगर चने की दाल का काउंटर है तो उसके आगे पेनाफ्लेक्स चने की दाल लिखा हुआ है। अगर साबित मसूर है तो साबित मसूर का है, चावल है, सैला चावल है, चीनी है, बेसन है, चना है, गर्ज के हर खाने की चीज का अलग काउंटर, और वही पैकिंग जो किसी बड़े स्टोर पे मिलती है। पैकेट 5-5 किलो का। बाहर आइए, आपको एक पूरी शीट मिल जाएगी, उसमें कूपन लगे हुए AB, BC, CD, EF, FG, GH। जिस काउंटर पे जाएंगे लाइक नोट, पैसा आप उसको वो किसी भी काउंटर पे आप जाएंगे, आप उसको एज अ पैसा वो देंगे आप कूपन उसको, और वो आपको वो चीज़ देगा। आप किसी भी काउंटर पे जाके ये नहीं बोलेंगे कि मेरे बच्चे जो हैं उनको घर में गर्म पानी पीते हैं तो फ्रिज, आपसे कूपन देंगे, वो आपको फ्रिज देगा। 3 से 4 लाख का क्राउड, गुलशन चौरंगी तक ट्रैफिक जाम हो गया। हमने उस एग्जीबिशन को जैसे तैसे किया और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ट्रीट किया। लेकिन बात ये कि उसके बाद क्या उन लोगों में कमी आ गई? हमने तो बिला तफरीक रखा, जो भी शख्स शहर में भी मांग रहा हो भाई हमसे 5,000 रुपए का राशन ले जाओ, सही है। ले जाओ, फ्रिज ले जाओ। लोग कराची वालों ने ऐसा सपोर्ट किया जिसकी इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 2005 का अर्थक्वेक देख लें या आप 2010, 11, 12, 13 का फ्लड देख लें, सबसे ज्यादा खैरात या सबसे ज्यादा मदद अगर कोई करता है तो वो कराची ही शहर है। सर ये ईद उल अज़हा पे कुर्बानी की खालों के चक्कर में इतनी एड निकलती है, इतना जो है ना पैसा जनरेट होता है सिर्फ खालों की वजह से। इतनी बड़ी तादाद में खालें जो है ना वो दी जाती हैं, वो भी अगर डिजर्विंग लोगों तक पहुंच जाएं तब भी जो है ना सिस्टम मामला बहुत खराब है। देखिए मैंने भी आपसे बोला ना कि अभी रमजान का चांद नहीं होगा। हाँ, बहुत महंगा बिल है। किसी भी एक पोल के ऊपर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ लगवाएं तो गवर्नमेंट को आपको उसको टैक्स देना पड़ता है कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं। कराची के हर पोल पे NGOs के आपको बोर्ड नजर आएंगे कि किसी एक लावारिस को कोई एक शख्स उठा के चूम रहा है और नीचे एक भारी जुमला लिखा है कि अगर तुम अपनी अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मुझे पैसे दो उन बच्चों के लिए। और आप ढूंढने निकल जाएं, आपको ऐसे इदारों के ना कोई शेल्टर होम मिलेंगे ना यतीम खाने मिलेंगे। अगर उन इदारों के हाथ में कोई एक गरीब यतीम लड़की लग जाती है तो उसको 12-12 चैनलों पर ले जाकर उनकी शादियां करा के उनकी इज्जत बेची जाती है। अगर हिंदू लड़की तो मुसलमान निकाह करा देते हैं ताकि कल को वापस अपने घर ना जा सके, उसकी बरादरी उसको एक्सेप्ट ना करे और मजबूर रहे तुम्हारे पास रहने के लिए। बहुत जुल्म का निज़ाम है। और बात वही है कि अगर गरीबों की बात की जाए तो सबसे पहली बात ये, दीन तो हमें ये बोल रहा है कि पहले अपने घर में ढूंढना शुरू करो। सगों में देख लो, हमारे घर में कोई सगा अगर गरीब है तो हमारी कोशिश होती है कि मेरी बेटी की शादी में वो गरीब स्टेज पे ना आ जाए, दूर बैठो। और कोई बहुत दूर का रिश्तेदार अमीर है, तुम स्टेज पे रहो। तो जहाँ इतने ज़्यादा अंदरूनी तौर पे हम ख़त्म हो चुके हैं, तो अगर हम अपने घर में देखना शुरू करें, गरीब ख़ानदान में देखें, मोहल्ले में देखें, शहर में देखें, दीन तो ये कह रहा है कि अगर मुल्क में गरीब नहीं है तो तुम्हारी खैरात ज़कात उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक अगले मुल्क जाके उस गरीब को जो वहाँ पर भूखा है। तो अगर आप इस सिस्टम में अमल कर लें तो फिर कोई भीख मांगता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा। वो उस इस्लामी रियासत की बात करें, जब दौरे हज़रत उमर था तो उस दौर में बताते हैं कि ज़कात देने वाले थे और लेने वाला कोई नहीं था। ठीक है, ये है वो जो आपको हमारे मज़हब ने एक सिस्टम दिया है कि आप मुआशी तौर पे भी इस तरह मुस्तहकम हो सकते हैं अगर आप सही तरह से इस्तेमाल करें। हम हर एक ने चोर रास्ते तो निकाले हुए हैं कि जनाब मुझ पे तो लगती नहीं है ज़कात, मेरे पे तो इतने पैसे बनते, मेरे पे तो बनते ही नहीं। आप देखें इतने मालदार करोड़पति लोग, जिसको देना है वो कह रहा है मैं अपने घर के बाहर 90 ऊंट काट लूंगा। हाँ। तो सगे भाई की बीवी बेवा बड़ी हुई उसको नहीं दूंगा। मेरा बच्चा पढ़ रहा है 70 लाख रुपए फीस पे सेमेस्टर, उसका बच्चा पढ़े गवर्नमेंट स्कूल में। मतलब जुल्म का ये देखें ना। 10 रुपए किसी ने उधार दिए आप तो कहता है मैं तो कर्जदार हूँ, मुझे ज़कात नहीं तो अगर जी ऐसा ही है। और तायुशात से भरी हुई जिंदगी गुजर रही है। एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक से वापस आते तो मजीद बात करते इस हवाले से कि हमें जो अपने हमारे जो चैरिटी है, जो हर कोई चैरिटी करता है अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक कुछ ना कुछ जो भी है वो किसी के लिए ज़रूर करता है। एक खौफ खुदा सबके दिल में है, मगर उसके लिए हमें कहाँ तक जो है ना वो मेहनत करनी है और किस तरह हमने मुस्तहक तक पहुँचाना है, इस बारे में बात करेंगे। अगर अपने मेहमानों से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो ये आने वाला है और इस महीने के आने से पहले ही एक सैलाब टूट पड़ा है भिखारियों का। बड़े बड़े शहरों में जितने भी
पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, ख़ास तौर पे कराची में। तो इसी हवाले से बात कर रहे हैं हम लोग आज। अच्छा शुजात साहब, देखें जब भिखारियों की हम बात करते हैं ना, तो एक पहले दुख तो होता है कि ये वो लोग हैं जो लोग मजबूर हैं हाथ फैलाने पे, ठीक है। जितने भी हैं उनमें से कम आधे या आधे से थोड़े से कम वो तो रियल तो होंगे ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी तादाद बन जाती है। उन सब में बच्चे जब भीख मांग रहे होते हैं छोटे छोटे, तो बड़ा दिल दुखता है कि क्या इन बच्चों का वो हक नहीं है जिस तरह हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें एक रहने को छत है उनके पास, एक अच्छे स्कूलों में स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो बच्चे बेचारे सड़कों पे इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये किसकी जिम्मेदारी है? हम सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे बाहर हैं? क्योंकि वो बच्चे कल को बड़े होके क्या करेंगे? वो इस जो भीख मांगते हैं कल भी भीख ही मांगेंगे, या फिर वो किसी क्राइम की तरफ चले जाएंगे। तो वो बच्चे जो हैं, क्या उनकी किसी को फिक्र नहीं है? हुकूमत को, कौम को, किसने मिलकर करना है ये? क्या कहते हैं? बहुत प्यारी बात करी फ़हीम भाई। बात यह है कि हमारी कराची जो है वो अरबों रुपए में, अच्छा खासा एक मुज़क्कर है कराची, आपने मोनिस हमारे कराची ऐसे में कह लो जी, अब कराची का रिश्ता ढूंढना पड़ जाएगा, खुदा का हमारा जो कराची है, अच्छा। हमारा जो कराची है वो बेसिकली काफ़ी लोगों को पाल रहा है, ठीक है। बेशक। दूसरे शहरों से आए हुए लोग भी यहाँ पर अपने बड़े बड़े बिजनेस बनाकर बैठ चुके हैं। बात यह है कि इस वक्त कराची अरबों रुपए से ज़ायद टैक्स फराहम कर रहा है गवर्नमेंट को। हम टैक्स क्यों देते हैं? पहला तो सवाल मजेदार ये है कि भाई हम टैक्स क्यों देते हैं? कि हमें तालीम अच्छी मिले, हमें पानी मिले, बिजली मिले, गैस मिले, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, बुनियादी चीज़ें वो हमें मिले। लेकिन मजेदार बात ये कि हमें कुछ भी नहीं मिलता। टैक्स कहाँ जा रहा है? चलो हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे ही खुश हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे गुलदस्ते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा जो है फोकस किया जाए, उनकी तालीम पे फोकस किया जाए, उनकी जो है आगे की जो ज़िंदगी है उस पे फोकस किया जाए। जो बच्चे भीख मांग रहे हैं ताकि वो ना मांगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। इसमें भी दो नजरिए हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत है हमारे बिल्कुल इदारों दो को भी नजरिए हैं और इसके अंदर भी, कि एक जो वाइट कॉलर है वो अपने बच्चे को बिठाना घर पे जरूरी समझ लिया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। लेकिन जो मांगने वाले हैं वो पढ़ेंगे भी नहीं और उनका मांगना एक चलता रहे। ठीक है। वो मेरा ख्याल है उनके भी ना काउंसलिंग की भी जरूरत है, उन बच्चों को जो बाहर हैं। काफी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जी काफी जी, जिम्मेदारी लेने की जरूरत है सबसे लेकिन पहले। इतने सारे बच्चे हैं सर, 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि नॉट पॉसिबल, इतनी जल्दी नहीं हो सकता कुछ। जफर साहब, आपके पास क्या हल नजर आता है? ये जो पेशावर जो भिखारी हैं, इनसे कैसे निपटा जाए? कोई अगर अब सीधी सीधी बात है, जब आपके और हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत होंगे वो शराबी, जुआरी, मतलब उन शहरों से, उन इलाकों के रिहायशी होंगे जो शहर को जानते ही नहीं है, जिनका बचपन गांव देहातों में गुजरा है और वो वहाँ से जीत गए हैं इलेक्शन, और यहाँ पर आपने उनको वज़ीर तालीम बना दिया है, वज़ीर बिजली बना दिया है, वज़ीर IT बना दिया है। मतलब मैं दंग रह जाता हूँ जब मैं किसी बड़ी मीटिंग में जाता हूँ जहाँ DC और ये सब बैठे होते हैं, वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर आके बोलते हैं इंग्लिश में लेटर ज़रा आप तो पढ़ दें भाई। तो फिर लानत है मेरे ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर, और मैं किस सिस्टम में जी रहा हूँ। तो बात यह कि आप क्या फ़कीरों की बात कर रहे हैं जहाँ हमारा। अच्छा नहीं, उन लोगों को ईवानों तक लेके कौन गए? मैं और आप और ये सारे लोग, ये मतलब जो एक ऐसे माशरे में हम लोग देने वाले, एक ऐसे जाल में हम लोग फंस गए हैं कि जहाँ पर हमारा ज़िंदगी की सबसे पहली अप्रोच जो है वो है खाना। कि अगर हम माशी तौर पर हमारा पूरा जोर इस पे कि मैं किसी तरीके से इतना पैसा कर लूँ कि महीने के आखिर में मेरे बिजली का बिल अदा हो जाए। देखिए ना, के इलेक्ट्रिक जैसे एक प्राइवेट इदारे को पुलिस दे दी, गुंडे दे दिए, आपके घरों पे हथकड़ी लगे बिल आ रहे हैं। एक प्राइवेट इदारा है तो इतना बड़ा गुंडागर्दी का निज़ाम है। एक बूढ़ी औरत अदालत जाती है, एक लड़की अदालत जाए इंसाफ लेने, 18 साल की उम्र में 80 साल की होकर मर जाएगी, इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ऐसे माशरे के अंदर आप ये समझ रहे हैं रोड से आप भूखों को खत्म कर देंगे? मुमकिन नहीं है, ये और बढ़ेगा, खत्म तो नहीं। इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। ऐवान बाला का कह रहे थे ना, तो हमारी कौम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो कौम है जो एक दफ़ा की बिरयानी की प्लेट के लिए 5 साल बाद में भूखी रहती है। हाँ, ये ऐसे ही है। अच्छा, तो आप क्या समझती हैं कि किस तरह हम अवाम को इस मसले से निपटना चाहिए? मैंने वैसे कभी आज तक जितने भी, ज़ाहिर खुद टॉक शो की मैं एंकर हूँ, मैंने आज तक TV पे भी कभी भी इस तरह के सीरियस इश्यूज़ को उठते हुए नहीं देखा। कोई एक आध शो हो जाता होगा कभी सालों में, लेकिन सर रियली हम लोग सियासतदानों के प्रॉब्लम्स जो है वो बैठ के
डिस्कस करते हैं। अगर एक एक टॉपिक एक हफ्ते का रख लिया जाए और उसका देखा देखी जैसे भेड़चाल यहाँ पर है, एक चैनल दूसरा चैनल, तो मेरा ख्याल है कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें इन लड़ाइयों से फुर्सत मिलेगी जब तो नारोवाल जैसे शहर में हमारे मिनिस्टर जो हैं वो बाद में उसी शहर के बासी होते हुए हेलीकॉप्टर पे लाहौर जाएंगे, कुछ शहर में हॉस्पिटल नहीं है उनके इलाज के लिए, तो वहाँ हम क्या बात करें। सही है, पूरे मुल्क में हॉस्पिटल अरे जियाउद्दीन अस्पताल का मालिक कह रहा है अदालत में कि मुझे अपना इलाज कराना है, लंदन जाना है। खत्म हो गई बात। डॉक्टर आसिम कह रहे हैं मेरा इलाज नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच तुम सर। अस्पताल क्यों चला रहे हो भाई? इसका मतलब तुमने वो अड्डा खोला कमाने का, गरीबों को मार रहे हो, कमा रहे हो। थैंक यू सो मच, आप सब लोग तशरीफ लाए और आज जो गुफ्तगू हुई उसमें सिर्फ यही जो हासिल है गुफ्तगू का वो यही है कि आप अपने जो भी खैरात सदका या कुछ भी अगर आप किसी की मदद करने के लिए अगर आप कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला ने अगर आपको हिम्मत दी है तो सबसे पहले जो हमारे दीन का भी हुक्म है, आप अपने इर्द गिर्द देखें। सबसे पहले अपनी फैमिली में देखें, अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में। अगर दूर कहीं आपको कोई नज़र ना आए तो फिर आप जो है वो बाहर अपने मुलाजमों में, अपने पड़ोसियों में, अपने मोहल्लेदारों में फिर देख के फिर जो है ना इन प्रोफेशनल बैगर्स और सिग्नल वालों की तरफ जाइए। और एक चीज़ और, पिछले दिनों एक अल्लामा साहब आए थे, वो शायद आप लोगों की अगर ना सुना हो आपने, मैं वो दोबारा से रिपीट करता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप किसी रिश्तेदार को पैसे देना चाहते हैं और अगर वो ये कहे कि उसे बुरा लग सकता है, उसे ये सोचे कि ये ईद के दिनों में या इन दिनों में मेरी मदद कर रहा है, ये लाजमी सी बात है, ज़कात के पैसे हैं या फितराने के पैसे हैं, तो आप उसे किसी भी तरह ये भी कह सकते हैं कि ये मैं तुझे कर्ज दे रहा हूँ। और बाद में आप कर्ज ना लें, वापस ना लें, माफ़ कर दें, मगर आप किसी की इज्जत जो है उसमें कमी ना आए। अल्लाह ताला आपकी सबकी इबादतें, आपकी सारी ये जो कोशिशें हैं कबूल फरमाए और हम लोगों को भी देने वालों में से अल्लाह ताला जो है ना वो शुमार करे हमारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़हीमाबाद फुरकान बॉबी न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।